नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमरावती संभाग में सिम्मी संगठन सक्रिय है, डीजीपी के सुब्रमण्यम का प्रतिपादन। विंध्यवासिनी कॉलोनी में हुई डकैती के 3 डकैत पुलिस हिरासत में। सिर्फ 10,000 रुपये लाने के लिए पत्नी का गला रेतकर हत्या, घटना बढ़ने लगी। श्री जलाराम बापा के 212वें जन्मदिन पर भव्य शोभा यात्रा। राज्य चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण ने किए कई महत्वपूर्ण फैसले, अब चुनाव में उम्मीदवारों पर रहेगी आयोग की पैनी नजर। आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमरावती शहर के बिगड़े रास्तों की हालत से लेकर। अमरावती शहर में कई मुख्य रास्तों का निर्माण एमएसआरडीसी द्वारा किया गया, लेकिन इसके सौंदर्यीकरण और देखभाल में काफी दिक्कतें आ रही थी और इस विषय पर हल निकालने के लिए मनपा में एक बैठक हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें कुछ रास्तों के सौंदर्यीकरण तथा देखभाल के लिए मनपा खुद इसका ध्यान रखेगी। ऐसी जानकारी महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के ने दी। अमरावती शहर का सर्वांगीण विकास करने के लिए शहर में कई मुख्य रास्तों का सौंदर्यीकरण विस्तारीकरण किया गया था, लेकिन रास्तों के सौंदर्यीकरण तथा देखभाल में एमएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी तथा मनपा द्वारा कोई भी विकासात्मक भूमिका नहीं निभाई गई। अमरावती शहर के विकास को ध्यान में रखकर तथा रास्तों के सौंदर्यीकरण एवं देखभाल पर एक विशेष बैठक मनपा कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें कुछ रास्तों की सौंदर्यीकरण एवं देखभाल मनपा द्वारा की जाएगी। ऐसी जानकारी महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के ने दी। ते महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या मार्फत झालेलं काम आहे आणि जे रस्ते अमरावती महानगरपालिकेच्या मालकीचे आहेत त्या रस्त्यांवरची देखभाल करण्याचं काम आमच्या अमरावती महानगरपालिकेचं आहे। परंतु या नजीकच्या काळामध्ये असं दिसून आलं की बरेच रस्त्यांवरची झाडं जी आहेत त्यांची दुरावस्था झालेली आहे। सौंदर्यीकरण सुद्धा जे कुंड्या वगैरे लागलेल्या आहेत त्याची सुद्धा दुरावस्था झालेली आहे आणि त्या कारणाने त्याची देखभाल होण्याबद्दलचे आरोप प्रत्यारोप सुरू असताना आज ही एक बैठक आयोजित केलेली होती। त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळ यांना पाचारण करण्यात आलं आणि आमचे महानगरपालिकेचे उद्यान विभागाचे अधिकारी, उपायुक्त यांच्या समवेत चर्चा केल्यानंतर असं लक्षात आलं की महानगरपालिकेकडे जे मालकीचे जे रस्ते आहेत त्या रस्त्यांची देखभाल करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही कार्यरत आहोत, परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडचे जे जे रस्ते आहेत त्याचं देखभाल करण्याचं काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं जरी असलं तरी त्यांच्या वतीने हजर प्रतिनिधी जे आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की या कामाकरता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधी असा उपलब्ध नाही आणि त्याच्यामुळे त्याचं देखभाल करण्याचं काम त्यांच्याकडून होऊ शकत नाही। अगली खबर है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों की एक आम सभा हाल ही में ऊर्जा भवन में संपन्न हुई, जहां अमरावती विभाग की कार्यकारिणी का गठन किया गया। स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में ऊर्जा भवन का कार्यालय है। इस कार्यालय में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन के कई कर्मचारी कार्यरत हैं। ऊर्जा भवन में इस फेडरेशन की एक सभा हाल ही में संपन्न हुई, जहां अमरावती विभाग के नवनियुक्त कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस आम सभा के अध्यक्ष स्थान पर परीक्षण जोन उपाध्यक्ष कामरेटू दिलीप भाऊ देशमुख तथा प्रमुख उपस्थिति चंदू भाऊ बानू बाकोड़े, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड सुनील एल देशमुख, वसंत मारोड़कर आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस आम सभा में एवं विभागीय कार्यकारिणी तथा 3 शहर कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस आम सभा के दौरान सानुग्रह अनुदान, कामगारों की भर्ती, आउटसोर्सिंग वर्कर्स को नियमित करने आदि मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा भी की गई। इस आम सभा में महाराष्ट्र स्टेट वर्कर्स फेडरेशन के नवनियुक्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर कई कर्मचारी तथा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
केंद्र के संयुक्त पुरागमी आघाड़ी सरकार के विरोध में अमरावती भारतीय जनता पार्टी द्वारा घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के कई इलाकों में रैली निकालकर और पॉम्पलेट बांटकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। आगामी स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव को ध्यान में लेते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपने हौसले बुलंद कर लिए हैं। इन चुनावों में कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को वोट न देने की अपील भाजपा कार्यकर्ता मतदारों से कर रहे हैं। इसके लिए अमरावती शहर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत मंगलवार को जवाहर गेट परिसर में की गई, जहां कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचारी तथा महंगाई बढ़ाने वाली संयुक्त पुरागमी आघाड़ी केंद्र सरकार के विरोध में रैली निकालकर तथा पत्रक बांटकर आगामी चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वोट न देने की अपील मतदारों से की है। इस तरह अमरावती शहर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे शहर में घर घर चलो अभियान चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता युवा मोर्चातर्फे व भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिल्ह्यातर्फे घर चलो अभियानाची सुरुवात आम्ही मार्केट एरियापासून केलेली आहे। माझ्या हातामध्ये जे पत्रक आहे हे पत्रक आम्ही पूर्ण जनतेपाशी घरोघरी पोहोचवतो आहे आणि त्यांच्याकडनं हे अशा प्रकारचं शपथपत्र लिहून घेतो आहे। त्याच्यामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की यापुढे आयुष्यामध्ये मी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला मतदान करणार नाही। या देशाचा जो सत्यानाश केलेला आहे त्याचा संपूर्ण कच्चा चिठ्ठा या याच्यामध्ये दिलेला आहे आणि भारतीय जनता पार्टीच पर्याय का आहे हे सुद्धा हे दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही यामधून केलेला आहे। हा संदेश घरोघरी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी म्हणून आजचा हा कार्यक्रम जो आहे, आज आपल्या अमरावती शहरातली जी हार्टलाईन किंवा नर्व लाईन ज्याला आपण म्हणतो एकदम महत्वाची एरिया आहे त्या संपूर्ण भागामध्ये आम्ही आज हा प्रसार करतो आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचा हा संदेश घरोघरी पोहोचवतो आहे। अगली खबर है जो आपको झंझोड़ सकती है। व्यापार के लिए मायके से 10,000 रुपए लाने की मांग पूरी न होती देख आरोपी पति ने अपनी पत्नी को शारीरिक व मानसिक तकलीफें तो दी ही और वो साथ में उसे कई परेशानियां भी दे रहा था। इसी दौरान 24 अक्टूबर को आरोपी पति ने क्रूरता की हद पार करते हुए 7 माह की गर्भवती पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वडूरा निवासी तथा वर्तमान चंद्रानगर जूनी बस्ती बड़नेरा निवासी अमोल बंडू धानोरकर का विवाह मार्च 2011 में मलकापुर निवासी राजू महादेव खड़ेकार की पुत्री माधुरी उर्फ सोनू के साथ हुआ था। कुछ समय बीता, माधुरी गर्भवती हो गई, जिसके बाद अमोल ने माधुरी से मायके जाकर व्यवसाय के लिए 10,000 रुपये लाने को कहा। जब माधुरी ने मना कर दिया तो अमोल ने पत्नी के साथ मारपीट करना और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। वारदात के दिन भी अमोल ने रोजाना की तरह माधुरी के साथ मारपीट की। अति क्रोध के कारण अमोल ने रात 12 से 1 बजे के बीच पत्नी माधुरी का गला घोंटकर हत्या कर दी। क्रोध के वशीभूत निराधमी पति अमोल ये भी भूल गया कि पत्नी के साथ पेट में पल रहा 7 माह का मासूम भी और उसकी भी वो हत्या कर रहा है। माधुरी की हत्या के बाद 25 अक्टूबर को सुबह अमोल ने मृतक माधुरी के रिश्तेदारों को फोन पर बताया कि माधुरी की अचानक रात में मौत हो गई है। अपने अपराध को छुपाने के लिए अमोल ने मृतक माधुरी के रिश्तेदारों के आने से पहले ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली थी। माधुरी के रिश्तेदार आते ही पत्नी की अंतिम यात्रा निकाली गई तथा पुराने हाईवे स्थित हिंदू शमशान भूमि में मृत माधुरी का दह संस्कार किया गया। माधुरी के पिता को माधुरी की अचानक मौत खटकने लगी और माधुरी के पिता राजू खड़ेकार ने दीपावली के दिन 26 अक्टूबर को अपने दामाद अमोल धानोरकर के खिलाफ बड़नेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। माधुरी के पिता द्वारा कराई शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा प्राथमिक जांच शुरू की गई। जहां आरोपी रहता था वहां के पड़ोसियों के बयान लिए गए। तब स्पष्ट हुआ कि माधुरी की मौत अचानक नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई है। बड़नेरा पुलिस ने तत्काल आरोपी अमोल को बड़नेरा पुलिस थाना बुलवाया और जैसे ही उस पर पुलिस ने दबाव बनाया, आरोपी पति अमोल ने तोते जैसा सारा गुनाह कबूल कर लिया। बड़नेरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय से 7 दिनों का पीसीआर मांगकर आरोपी से आगे की जानकारी लेना शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। संत शिरोमणि पूज्य श्री जलाराम बापा के 212वीं जयंती दिन के उपलक्ष्य में शहर में भव्य शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। इस आकर्षक शोभा यात्रा से पूरा शहर गूंज उठा था। स्थानीय श्री जलाराम सत्संग मंडल भक्तिधाम अमरावती की ओर से संत शिरोमणि पूज्य श्री जलाराम बापा इनकी 292वीं जयंती बड़े ही उत्साह से मनाई गई।
श्री जलाराम बापा की जयंती पर बुधवार को सुबह 8 बजे भव्य आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल ताशे नगाड़ों की गूंज से तथा पटाखों की आतिशबाजी से ये शोभा यात्रा जनार्दन पेट, चूनाभट्टी, बूटी प्लॉट, जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक से राजापेट मार्ग से गुजरकर साईनगर स्थित भक्तिधाम मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में श्री जलाराम बप्पा की प्रतिमा की स्थापना फूलों से सजे एक रथ में की गई। इस शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, भगवान की प्रतिकृतियां तथा रंगारंग वस्त्र परिधान करके शोभा यात्रा में सहभागी भक्तगण और जलाराम बप्पा की जय के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। शहर के विभिन्न इलाकों में इस शोभा यात्रा का स्वागत भी हुआ तथा भक्तों ने दर्शन भी किए। संत शिरोमणि श्री जलाराम बापा के 292वीं जयंती के दिन पर श्री जलाराम सत्संग मंडल द्वारा भक्तिधाम मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न किया गया। अगली खबर है डकैती और चोरी से संबंधित। हाल ही में जूना बाईपास रोड स्थित विद्यावासिनी कॉलोनी में डकैती करने वाले 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों को फ्रेजरपुरा पुलिस ने रामनगर के रुशक कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया है। इस टोली का मुख्य आरोपी मुंबई का है, जिसके लिए पुलिस का एक दल मुंबई रवाना किया जा चुका है। कई दिनों से लगातार चोरी डकैती की वारदातों से परेशान पुलिस कमिश्नर द्वारा गहन जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत रामनगर निवासी किशोर टावरी के यहां कुछ दिनों पहले 4 लाख रुपयों की चोरी करने के मामले में एक बाल गुनहगार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें नांदगांव खंडेश्वर के शुभम पवार का भी समावेश था। गिरफ्तार आरोपियों ने अनेक अपराध करने की कबूली की है। ये सभी डकैत चोर चोरी करने के बाद बड़नेरा रोड स्थित होटल मोहिनी पहुंचते थे। वहां शराब पीने के बाद ये लुटेरे अपने शरीर पर लेडीज कॉस्मेटिक लगाकर फिर दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए निकल जाते थे। ये आरोपी लूट का सोना मुंबई के एक सराफा व्यापारी को बेच देते थे। थानेदार सत्यनारायण जायसवाल के मार्गदर्शन में एक दल बाकी के आरोपियों की तलाश में मुंबई रवाना किया गया है। इन गिरफ्तार आरोपियों से 5 नए मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 75,000 रुपये बताई गई है। चोरों ने अमरावती में 12 डकैती व चोरियों की कबूली दी है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। गांजे की अवैध तस्करी करने वाले आरोपी को बड़नेरा पुलिस ने गांधी विद्यालय के पास से 50,000 के गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। बड़नेरा स्थित गांधी विद्यालय के पास यास्मीन नगर निवासी गांजा तस्कर प्यारे खां उर्फ अजमत खां वल्द रहमत खां को गुप्त सूचना के आधार पर बड़नेरा पुलिस द्वारा गांधी स्कूल में गांजे की अवैध रूप से एक वाहन द्वारा तस्करी किए जाते समय रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस समय आरोपी सहित 46,000 का 9 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज। अगली खबर है। एक सांध्य दैनिक अखबार के संचालक पुरुषोत्तम अग्रवाल को पुलिस द्वारा गैर जरूरी व अन्यायकारी गैर जमानती वारंट को आधार बनाकर रात 12 बजे आताताई तरीके से बंदी बनाए जाने से नाराज अग्रवाल दंपति ने पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी कार्यालय पर और इस परिसर में काले कपड़े पहन पुलिस का निषेध किया और बैनर हाथ में लेकर आत्मक्लेश सत्याग्रह आंदोलन किया। आत्मक्लेश आंदोलन के दौरान पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बताया कि विगत 17 सितंबर 2011 को स्थानीय प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जरूरी व अन्यायकारी गैर जमानती वारंट को आधार बनाकर पुलिस ने रात 12 बजे के लगभग आतताई तरीके से बंदी बनाया तथा उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें हवालात में डाल दिया। गिरफ्तार करने पुलिसकर्मी ड्रेस पर भी नहीं थे। इतना ही नहीं तो उन पुलिसकर्मियों ने उन्हें वारंट भी नहीं दिखाया। गैर जमानती वारंट तामील करने की मियाद 3 अक्टूबर 2011 तक होने के बावजूद भी उन्हें सोचे समझे साजिश के तहत जानबूझकर शनिवार रात को बंदी बनाया गया ताकि रविवार को उन्हें वे हवालात में रख सके। इतना ही नहीं तो हथकड़ियां दिखाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करने की कोशिश की गई। अग्रवाल दंपति का कहना था कि वे 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी वे कार्यरत है। पुरुषोत्तम अग्रवाल एवं सौ अग्रवाल का कहना रहा। पिछले 15 सितंबर को कोर्ट नंबर 4 में अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल द्वारा दाखिल किए गए 2 मानहानि के मामले में हमारी पेशी थी। उस पेशी पर मैं, मेरी पत्नी और हमारे प्रेरणापुंज के प्रबंध संपादक किशोर गोयनका तीनों मौजूद थे। पुकारा होने पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे और मजिस्ट्रेट से परवानगी लेकर ही हम हमारे प्रेस के काम से घर निकले थे।
बाद में हमें पता चला कि मजिस्ट्रेट ने दोबारा पुकारा किया और हम गैरहाजिर करके हमारा नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया। हमारे वकील ने जब उसका विरोध किया तो मजिस्ट्रेट ने हमारे वकील को कहा कि ये गलत हो गया है, लेकिन इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बावजूद इसके हमारे अपोनेंट वकील ने अदालत को मैनेज करके वहाँ से वारंट निकलवाया, नॉन अवेलेबल वारंट निकलवाया और उस वारंट का दुरुपयोग कर पुलिस आयुक्त ने शनिवार रात को यानी हमको बहुत ही गलत तरीके से गिरफ्तार कर हमको गुंडे बदमाशों जैसी यातना देने की कोशिश की। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आज ये आत्मक्लेश सत्याग्रह कर रहे हैं। हम पेपर वाले पुलिस आयुक्त के खिलाफ कई बार उनकी गलत बातों को मुखर ढंग से प्रकाशित कर चुके, लेकिन इस तरीके से पुलिस आयुक्त द्वारा हमसे बदला लेना, पुलिस आयुक्त पे क्यों आशंका ये भी बताना चाहूंगा कि जो वारंट निकलते अदालत से वो संबंधित थाने के पास जाते, लेकिन यहाँ पुलिस आयुक्त ने जानबूझकर क्राइम ब्रांच के लोगों को रातों रात उस पर अमल करने के आदेश दिए और उसके मुताबिक हमको रात को हथकड़ियाँ चमकाकर हमको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। ये सब जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम आज ये आत्मक्लेश सत्याग्रह कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। महाराष्ट्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सुब्रमण्यम का बुधवार के दिन अमरावती आगमन हुआ। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली। चल रही महत्वपूर्ण बैठक के मध्यांत काल में डीजीपी के सुब्रमण्यम मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू हुए और बताया अमरावती शहर की कायदा व्यवस्था अच्छी है। मुंबई विस्फोट के विषय पर बताया पुलिस विभाग की जांच सही दिशा में चल रही है। इसी तरह बताया अब नक्सलाइट क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहां की परिस्थितियां सुधारेंगे। साथ ही ये भी बताया कि अमरावती संभाग में सिम्मी संगठन सक्रिय है तथा सिम्मी के कार्यकर्ता होने की बात कही और बताया उनकी करतूतें रोकने के लिए उनकी गोपनीय जानकारियां लेना जारी है। अमरावती व अकोला सहित पूरे राज्य में पुलिस वैकेंसियां भरी जाएंगी। इसी तरह कर्मचारियों के निवास स्थान बढ़ाए गए, भत्ते का प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिसके बाद पुलिस आयुक्तालय में डीजीपी को मान वंदना दी गई। प्रत्येक ठिकाणी आम्ही चार्ज घेतल्यानंतर टूर करून प्रत्येक रेंजची ऑफिसरना भेटून त्यांच्याकडले परिस्थिती, त्यांच्याकडे क्राईम सिच्युएशन याचा आढावा घेऊन काय सूचना त्यांच्याकडून घ्यायचं असेल तर घेऊन आमच्याकडून त्यांना सूचना देऊन एकंदर स्थितीमध्ये परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न चालू आहे। सर्वसाधारणपणे कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती आणि क्राईमच्या परिस्थिती समाधानकारक आहे। फक्त अमरावती अकोला या ठिकाणी असं आहे असं नाही आहे। प्रत्येक ठिकाणी वेकन्सीचा प्रॉब्लेम आहे, प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये वेकन्सीचा प्रॉब्लेम आहे, प्रामुख्याने PSA लेवलमध्ये। त्याच्यामुळे आता बरेचसे कारण आहे। MPSच्या रिक्रुटमेंट बरेच वेळ थांबलं होतं मध्ये, त्यानंतर रिक्रुटमेंट झाल्यानंतर आता प्रशिक्षण चालू आहे EPAमध्ये, तर 1200 लोक आता पुन्हा येणार आहे। त्याच्यानंतर आम्ही पुन्हा डिस्ट्रीब्यूट करू। त्यावेळेला अमरावती आणि विदर्भ या ठिकाणी जास्तीत जास्त माणूस देण्याची प्रयत्न। देशव्यापी दौरे की शुरुआत अमरावती की जाहिर सभा से करने के उद्देश्य से 6 नवंबर के दिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल का अमरावती आगमन होगा। ऐसी जानकारी आयोजित एक पत्रकार परिषद में रूपेश पुन ने दी। सरकार द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें व निर्माण किए गए संभ्रम का उत्तर देने के लिए यह आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में जनता को उपस्थित होने का आह्वान आयोजकों ने किया है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या पीड़ित जिले में आकर भ्रष्टाचार और आत्महत्या के लिए कैसा जवाबदार है, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। पीपल फॉर इंडिया फोरम द्वारा आयोजित ये सभा 6 नवंबर को कई भ्रष्टाचार विरोधी संगठनों का इसमें विशेष योगदान। इस सभा से पूर्व मोटरसाइकिल रैली व डोनेशन बॉक्स रैली निकाली जाएगी। इस विषय पर रूपेश पुन ने सिटी चैनल को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, रविवारी 3 वाजेपासून तर संध्याकाळी 6:30 वाजेपर्यंत श्री अरविंद केजरीवाल आपल्या अमरावती शहराला लागणार आहेत।
गेल्या आठवड्यात त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान ही निश्चिती झाली. असंतोष प्रचंड प्रमाणात असल्यामुळे अमरावती शहरामध्ये जे जन आंदोलन पेटलं त्याच्या प्रतिसादार्थ अरविंद केजरीवाल येत आहेत. अरविंद केजरीवाल यांची सभा यशस्वी करण्याकरता उद्या एका रॅलीचं आयोजन करण्यात येणार आहे. ही रॅली शहरभर जनराजन करेल आणि पैसे सुद्धा जमा करेल या सभेच्या यशस्वीतेसाठी. 3 वाजेपासून तर 6:30 वाजेपर्यंत रविवारी ही सभा आहे. याची रूपरेषा अशी असणार की सुरुवातीला एक प्रेस कॉन्फरन्स स्थानिक स्तरावरची 3 ते 4 या दरम्यान, नंतर 4 ते 6:30 ही जाहीर सभा आहे. त्याचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आपण नवीन वागळे आयोजन लोकमत यांना आमंत्रित केली आहे प्रगट मुलाखतीसाठी. सगळ्यात शेवटचा सभा प्रगट मुलाखतीनंतर संपणार आहे. जर अरविंद केजरीवाल आपल्यासोबत जास्त वेळ थांबण्यासाठी तयार असले तर स्थानिक गणमान्य लोकांसोबत भेट घालून आपल्या स्थानिक भ्रष्टाचाराच्या मोठ्या विषयांवर त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करणार. अगली खबर है, आगामी स्वराज संस्थाओं के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में अमरावती दौरा हुआ और इसी बीच उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया कि इस चुनाव में उम्मीदवारों पर पैनी नजर रखेगा आयोग. राज्य की मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती नीला सत्यनारायण मंगलवार को अमरावती मनपा के आगामी चुनाव की प्रभाग रचना व प्रभाग आरक्षण को लेकर प्राप्त हुए आक्षेपों पर सुनवाई हेतु महानगर पधारी थी. श्रीमती सत्यनारायण ने कुल 36 आक्षेपकर्ताओं की शिकायतें सुनी और निगमायुक्त को इस प्रभाग बाबत निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. स्थानीय विश्राम भवन में सुबह 10 बजे से इस चुनाव की प्रभाग रचना एवं आरक्षण को लेकर सुनवाई की शुरुआत हो गई थी. कुछ प्रभागों की रचना गलत है तो कुछ प्रभागों का आरक्षण घोषित करते समय वहां के जाति निहाय मतदाताओं की संख्या पर ध्यान नहीं दिया गया था. इस तरह के कुल 44 आक्षेप प्राप्त हुए थे, जिनमें से सुनवाई के दौरान 44 में से 36 आक्षेपकर्ता मनपा में मौजूद थे. इन 36 लोगों में प्रभाग रचना पर आक्षेप लेने वाले 20 आक्षेपकर्ता ही उपस्थित थे, जबकि प्रभाग रचना पर 25 शिकायतें मिली थी. प्रभाग आरक्षण को लेकर 2 आक्षेप आए थे, लेकिन सुनवाई के दौरान केवल एक ही आक्षेपकर्ता उपस्थित था. त्यांनी जी प्रभाग रचना केलेली आहे त्याच्यात जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा काही व्यक्तींनी असं मांडलं असेल की हा भाग इथे जोडावा किंवा हा भाग इथनं काढावा, तर तो आपल्या नियमात आपल्या निकषात बसतो की नाही बघून त्यांची जर सोय होत असेल तर निश्चितच ती तेवढी ॲडजस्टमेंट करणार आहे. सुनवाई के पश्चात ली गई पत्रवार्ता में राज्य चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण ने बताया कि स्थानिक स्वराज्य चुनाव पर नजर रखने हेतु एवं पेड न्यूज प्रकरण पे स्थानिक समितियां गठित करने के निर्देश निर्गमित कर दिए गए हैं. इन स्थानिक समितियों में नियुक्त सदस्य पेड न्यूज पर ध्यान रखेंगे. मतदान केंद्रांवर सावलीची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था आणि जे लोक अपंग आहेत किंवा ज्यांना सहज शक्य नसतं पायऱ्या चढणं अशांसाठी रॅम्पची व्यवस्था आणि असे रॅम्प्स उभारा की ज्याच्यावर ही मंडळी किंवा त्यांच्या गाड्या व्यवस्थित वर चढू शकतात. सर्वात महत्त्वाचा बदल या निवडणुकात तुम्हाला असा दिसेल की प्रत्येक कॉर्पोरेशननी, प्रत्येक काउन्सिलनी आणि प्रत्येक जिल्हा परिषदेनी स्वतःची वेबसाईट सुरू केलेली आहे आणि ही वेबसाईट आमच्या वेबसाईटशी लिंक झालेली आहे, ज्याच्यामध्ये कुठल्याही मतदाराला आपलं नाव इंग्लिश किंवा मराठीत टाकून आपण मतदार आहोत की नाही हे सहज बघता येईल. ज्यांच्याकडे स्वतःजवळ नेट नाही आहे किंवा कॉम्प्युटरची व्यवस्था नाही आहे त्यांना सायबर कॅफेमध्ये जाऊन किंवा जिथे ती व्यवस्था उपलब्ध आहे तिथे जाऊनसुद्धा बघता येईल. तर त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशनसुद्धा तुम्ही कॉर्पोरेशनमध्ये किंवा काउन्सिलमध्ये किंवा जिल्हा परिषद जे काय तुम्हाला सोयीचं असेल तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता. आणि त्यानुसार मला असं वाटतं की हा एक मोठा प्रयोग आम्ही केलेला आहे. उसी तरह चुनाव में लगने वाले पुलिस बल एवं होमगार्ड का अलग से अधिभार अदा किया जाएगा. मतदान यंत्र अधिक सुरक्षित रखने की ओर उपाय योजना के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. उसी तरह इस चुनाव में चुनाव खर्च कम से कम हो इस ओर ज़्यादा भर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी भी इस पत्रवार्ता में दी गई. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट आम्ही करतो आहोत म्हणजे
की आपल्या निवडणुकांच्या बंदोबस्तासाठी आपण पोलीस बळाचा वापर तर करतो, परंतु शहरभर दिवसरात्र काम करणारे पोलीस यांना आपण मानधन देत नाही. फक्त जे पोलिंग बूथवर असतात त्याच पोलिसांविषयी आपण जागरूक असतो. तर मी ह्या पदाचा कार्यभार घेतल्यापासून आम्ही आग्रह धरलेला आहे की सर्व ह्या संस्थांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बंदोबस्तासाठी जे होमगार्ड्स किंवा पोलीस लागतील त्या सर्वांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करावी, त्यांना निवडणुकीचा भत्ता द्यावा. कारण आणि इतरही सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी जे राबतात निवडणुकांसाठी त्यांना जे अनुज्ञेय आहे ते त्यांना देण्यात येईल. यंत्र आहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, त्याच्यामध्ये ज्या सुधारणा केलेल्या आहेत की ज्याच्यामुळे मतदाराची सुरक्षितता वाढलेली आहे, तर त्या बाबतीतही खूप चांगला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आपल्याला 1-2 बाय इलेक्शनमध्ये आपण केलं त्याच्यात मिळालेला आहे. आणि त्याच्यात जी बऱ्याच लोकांना किंवा राजकीय पक्षांना शंका होती की मेमरी आधीच भरून पाठवतात आणि मग तुम्ही काय म्हणता की EVMमध्ये सुरक्षितता आहे, तर ती सगळी सोय आपण केलेली आहे की मेमरी क्लीन करून कशी घेणार, यंत्रच ते आपल्याला दाखवणार की हे आहे किंवा हे नाही आहे. किंवा कोणी टॅम्परिंग करायचा प्रयत्न केला तर ते टैंपरिंग केलं तर ते मशीनच बंद पड़णार है। उसी तरह स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में नगर पालिका एवं जिला परिषद के चुनावों की घोषणा उसी दिन करने की जानकारी भी इस दौरान दी गई। उसी तरह चुनाव वोटिंग के बाद उंगलियों पर लगने वाले शाई की जगह कोरेक्स कंपनी का मार्कर पेन यूज किया जाएगा आदि जानकारियां भी इस पत्रवार्ता में दी गई। पत्रवार्ता में स्थानिक स्वराज्य संस्था के समस्त पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। उतार चढ़ाव के बाद कैसा रहा शेयर मार्केट और कैसा रहा शेयर मार्केट के कारोबार का हाल, ये डालते हैं नजर इस रिपोर्ट पर। वैश्विक शेयर बाजारों में दबाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का रुख रहा। अंत में सेंसेक्स में हल्की गिरावट रही जबकि निफ्टी एकदम सपाट बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 16 अंक यानी 0.09% की कमजोरी के साथ 17,465 पर रहा जबकि निफ्टी एकदम सपाट रहा और ये 5,258 पर बंद हुआ। एनएसई के मजूले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.22% की मजबूती रही और बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.02% की हल्की बढ़त रही जबकि बीएसई स्मॉल कैप में 0.06% की मामूली गिरावट रही। आज के कारोबार में ऑटो और बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और ये सपाट बंद हुए। गुलाबी सर्दी बढ़ने को है और मौसम किस तरीके का है शहर का, ये डालते हैं एक नजर शहर के मौसम पर और तापमान पर। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस आंका गया। शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने से शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 40% रहा जबकि ड्यू पॉइंट रहा 15। गुरुवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान साफ रहने के संकेत दिए जा रहे हैं जबकि शहर का अधिकतम तापमान गुरुवार को 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता इन्होंने आज दिल्ली से सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने एक बयान दिया जिससे काफी बवाल मचा। इमरान खान ने कहा कि भारत की 7 लाख सेना क्या करेगी जबकि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने कुछ नहीं किया। इस बयान के बाद उठे बवाल से शायद ये लगता है कि कश्मीर पर ये आलाप भोंका जा रहा है। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अमरावती संभाग में सिम्मी संगठन सक्रिय है, डीजीपी के सुब्रमण्यम का प्रतिपादन। विंध्यवासिनी कॉलोनी में हुई डकैती के 3 डकैत पुलिस हिरासत में। सिर्फ 10,000 रुपये लाने के लिए पत्नी का गला रेतकर हत्या, घटना बढ़ने राखी। श्री जलाराम बापा के 212वें जन्मदिन पर भव्य शोभा यात्रा। राज्य चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण ने किए कई महत्वपूर्ण फैसले, अब चुनाव में उम्मीदवारों पर रहेगी आयोग की पैनी नजर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333।
इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद। आपके 4 व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ। 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत, विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम। सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा। टाटा, हुंडई, मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित मालवाहक वाहन भी वाजबी दामों पर सदैव उपलब्ध। सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स। तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस, साई पूजा, सहकार नगर, शेगांव रोड नाका, न्यू कॉटन मार्केट के पास, अमरावती। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।